Hi student, welcome in the second lecture of current electricity. In this lecture we are going to discuss various tricks of current electricity, and you can download the notes of this lecture from exam.com/12942. So जहाँ तक करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेटा 2017 में 2 क्वेश्चन आए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी से, और अगर हम 16 की बात करें तो इसमें भी बेटा 2 क्वेश्चन आए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी से या करंट से रिलेटेड, और प्रीवियस ईयर में 1 to 2 क्वेश्चन आपके इस करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले पोर्शन से पूछे जाते ही रहे हैं। तो जहां फिजिक्स में आपके 25 to 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहां पर 1 या 2 क्वेश्चन का वेटेज काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप सिंपल 12th वाली चीज़ें पढ़ लेंगे या उन्हें रिवाइज कर लेंगे, या हम जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वो ही सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स और केमिस्ट्री मोर देन इनफ है। जो भी हम डिस्कस करेंगे बस आप उसे ध्यान से और सारे लेक्चर पढ़ लें, तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो इसमें आपकी सारी कवर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आपने हमारा रिवीजन वाला करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो लेक्चर है वो देख रखा हो। तो स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग है आपकी द मेथड ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज हम कैसे फाइंड करते हैं बेटा? आपको रिवीजन वाले में हमने बताया था कि आपका जो करंट की वैल्यू है वो क्या आती है, Q/T, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज करंट। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि Q=IT एंड I and T इन SI यूनिट। तो ये बेटा होता है। अब क्वेश्चन एक ले लेते हैं। क्वेश्चन जो आपका है NDA 2013 का, क्या बोला हुआ है? एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। अब ये करंट दिया तो मतलब I की वैल्यू है, इज ड्रॉन बाई ए फिलामेंट ऑफ बल्ब 20 मिनट। एक आपका बल्ब का फिलामेंट है, इसमें आपका 0.5 एम्पियर करंट फ्लो किया गया और जो टाइम दिया गया है वो आपको 20 मिनट दिया गया है। 20 मिनट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा जो इस सर्किट में फ्लो होगा? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। I क्या होता है, Q/T, और तो Q आ गया I × T। I आपको क्या दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, T कितना दिया हुआ है आपको 20 मिनट। बस अब आपको कुछ भी नहीं करना। अब क्योंकि हमारी SI यूनिट में जो T लिया जाता है वो हम सेकेंड में लेते हैं, तो इस मिनट को हम सेकेंड में इंटरचेंज कर देंगे और इस चीज़ को आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 60, और SI यूनिट का जो यूनिट हो गई उसकी चार्ज की वो आ गई आपकी कूलम। तो देखिए किस तरह से इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस आपको मिनट का सेकंड में कन्वर्जन ही पूछा था। बाकी Q=IT ये कोई 9th 10th वाला स्टूडेंट्स भी कर सकता है। ये कोई बहुत इजी क्वेश्चन था। तो NDA में इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा घुमाएगा वो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में और क्वेश्चन आपको बना देगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमने लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट में, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप खुद प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फाइंडिंग द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है वो हमने वहाँ डिस्कस की हुई है रिवीजन वाले में। बेसिक जो फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हो जाता है वो I = NE/VDA, ये दिया जाता है। अब BD निकाल लें हम, BD = आता है I/NEA। I/A को मैं करंट डेंसिटी J से रिप्लेस कर सकता हूँ, J/NE। J को फिर मैं सिग्मा E लिख सकता हूँ, फिलहाल मैं स्केलर लिख रहा हूँ तो केवल सिग्मा E/NE। सिग्मा को मैं 1/ρ लिख सकता हूँ, रेजिस्टिविटी NE, E इलेक्ट्रिक चार्ज है एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस E को भी मैं NE वोल्टेज अपॉन लेंथ लिख सकता हूँ। तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्मूले हो गए। आपको जो भी चीज़, जो भी फॉर्मूला रिक्वायर्ड है, जैसे भी क्वेश्चन में पूछा गया है, आप उस तरह से वैल्यू पुट कर लें और क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए।
फिलहाल कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो उस तरह से कैसे क्वेश्चन होगा वो हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है। फॉर द ओमिक कंडक्टर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी वीडी से दी जाती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस अप्लाइड अक्रॉस रिलेटेड एज, बीडी से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किस तरह से रिलेटेड होगा, ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर आपको बेटा बीडी का फॉर्मूला मालूम है तो आप सीधे यहाँ से देख सकते हो, जे इक्वल्स टू सिग्मा ई कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बीडी जो होता है अगर ये सारे कांस्टेंट हो जाए तो प्रोपोर्शनल टू ई होता है। आपका जो आंसर है वो सी करेक्ट है। तो इससे ज़्यादा लेवल के एनडीए में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हम इस चीज़ को और ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ एक क्वेश्चन आपके नॉलेज के लिए दिया गया था। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बस कुछ नहीं होता है, बी इक्वल्स टू आई आर। जहाँ भी आपका आएगा बस यही फॉर्मूला लगेगा और इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो एनडीए 2013 पेपर 2 का क्वेश्चन लेते हैं। ओम्स लॉ कैन आल्सो बी टेकन एज ए स्टेटमेंट फॉर। ओम्स लॉ इनमें से किस स्टेटमेंट के तरह भी यूज़ कर सकते हैं। पहला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है ओम्स लॉ, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बताता है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोमेंटम या नॉन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इलेक्ट्रिक चार्ज। तो डिस्कस करते हैं बेटा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसके लिए हम पहला स्टेटमेंट चेक करते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपको ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि हम किसी भी कंडक्टर में जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उसी के प्रोपोर्शनल उसका वोल्टेज डिफरेंस होता है। मतलब अगर हम करंट इंक्रीज करेंगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा और डिक्रीज करेंगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा। तो यहाँ से जो आता है, अगर मैं इसे प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूँ तो 1/r कांस्टेंट और v। तो कहने का मतलब जैसे हम I बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज भी बढ़ रहा है, या हम वोल्टेज को लिख दें वर्क डन अपॉन चार्ज। तो जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं वर्क डन को मैं पोटेंशियल एनर्जी से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। तो जैसे जैसे हम बेटा करंट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उसका वोल्टेज और पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही हैं, और जब भी हम घटा रहे हैं उसी के प्रोपोर्शनल में पोटेंशियल एनर्जी भी घट रही है। तो इसका मतलब कहीं भी जो लॉस है वो हमारा नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपकी एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आ गया। अब बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई भी लॉ होता है B इक्वल्स टू आई आर या Q इक्वल्स टू सी वी, तो ये सारे बेटा एनर्जी कंजर्वेशन पे ही लॉ दिए जाते हैं। क्योंकि एनर्जी लॉस कितनी होगी, अगर कोई फॉर्मूला ऐसा हो जैसे फ्रिक्शन के फॉर्मूले होते हैं तो उसमें लॉस फिर हमें निकालना पड़ता है। फिलहाल जो भी ग्रेविटेशन में दिए जाते हैं जी के फॉर्मूले होते हैं, या B इक्वल्स टू आई आर या Q इक्वल्स टू सी वी, ये सारे ही इन सारों में ही एनर्जी कंजर्व रहती है। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब आपका इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व रहेगा। अब ऑप्शन क्योंकि हमारा फर्स्ट ही करेक्ट है, एनर्जी टोटली ही करेक्ट रहेगी। तो किसी केस में तो ये हो सकता है कि चार्ज अगर बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हो तो चार्ज भी कंजर्व रहे, लेकिन ये हर केस में वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहाँ होता है, कोलिजन और उन सारे केसेस में, वो सारे केसेस वैसे ही इसमें नहीं हो सकते। एंड नॉन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ फॉलोइंग चार्ज, ये चीज़ तो वैसे ही गलत हो गई। तो जो आपका राइट आंसर हो गया वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हम देखते हैं ओम्स लॉ डिफाइंस। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। क्या डिफाइन करता है, रेजिस्टेंस, करंट ओनली, वोल्टेज ओनली, बोथ वोल्टेज एंड करंट। अब बेटा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट इस सारे क्वेश्चनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। बस 9-10 से जो आप पढ़ते आ रहे हैं ओम्स लॉ, बस उसे को ही मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब ये बोल रहा है कि ओम्स लॉ डिफाइन क्या करता है। ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट थ्रू ए कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस द 2 पॉइंट। Ohm's law states that the current through the conductor between 2 points is proportional
टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट पॉइंट। तो आई जो प्रोपोर्शनल होता है वो, अगर मैं अलग अलग लिखूँ तो वी फाइनल इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस ये बोल रहा है। अब आपको पूछ रहा है कि ओम्स लॉ डिफाइंस, ओम्स लॉ डिफाइन क्या करता है। ओम्स लॉ में अगर हम पहले ही देखें तो करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस ये दो चीज़ें तो ऑलरेडी आई हैं, मतलब ये दो चीज़ें हमने पहले ही डिफाइन कर रखी होंगी कहीं पर कि करंट और वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद हमने ओम्स लॉ बनाया है कि करंट वोल्टेशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये वाली चीज़ें इसमें डिफाइन नहीं हो रही ओम्स लॉ में। फिर आई इक्वल्स टू वी अपॉन, हमने कोई कांस्टेंट ले लिया 1 अपॉन आर, तो आर को हमने बोल दिया रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ में आई और वी तो ऑलरेडी डिफाइंड है, हम बोल रहे हैं कि करंट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन सा आया 1 अपॉन आर, तो ये नया कांस्टेंट है। तो आर मतलब रेजिस्टेंस वोल्टेज लॉ में डिफाइन होता है। ये देखिए उसने बहुत छोटी सी ट्रिक पे बस क्वेश्चन पूछ लिया कि ओम्स लॉ डिफाइन क्या करता है, करंट वोल्टेज। कई लोग वोल्टेज एंड करंट लगा के आए थे, वो गलत है क्योंकि वोल्टेज एंड करंट ऑलरेडी डिफाइंड है पहले से ही ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ के स्टेटमेंट में। तो ओम्स लॉ में जो डिफाइन करेगा जो कांस्टेंट वो होगा आर बी अपॉन आई। तो ओम्स लॉ जो डिफाइन करेगा वो रेजिस्टेंस। फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस 9th के लेवल के क्वेश्चन है, आपको सिर्फ पढ़ के ही सॉल्व करते जाना है, बस थोड़ा सा ओम्स लॉ और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। विच वन ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ सिलेंड्रिकल रजिस्टर। इनमें से कौन सी क्वांटिटी सिलेंड्रिकल रेजिस्टेंस के रजिस्टर से इफेक्ट नहीं होती। तो पहला है आपका करंट थ्रू इट। करंट जब आपने पढ़ा था हमारे रिवीजन वाले लेक्चर में, तब हमने बताया था कि करंट जो होता है वो उसकी सरफेस पे ही रहता है। तो चाहे सिलेंड्रिकल हो चाहे वो सिंपल वायर हो, उसमें करंट हम जितना देंगे करंट की क्वांटिटी वो ही रहेगी। फिर लेंथ बेटा चेंज हो सकती है, अगर हम सिलेंड्रिकल से शेप कुछ और कर दें उसका तो लेंथ हमारी चेंज हो सकती है। रेजिस्टिविटी, अब रेजिस्टिविटी भी आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, मतलब ये लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगी। क्रॉस सेक्शन एरिया भी अगर बेटा हम दूसरा कोई जियोमेट्री ले लें तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज हो जाएगा। तो जो कांस्टेंट रहेगा वो आपका करंट है। तो आपने देखा कि कितने इजी क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन, बस आपको 9th 10th की नॉलेज से क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको है मेथड ऑफ फाइंडिंग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जैसे आपको पता ही है फॉर्मूला आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो रो को हम लिख लेते हैं आर ए अपॉन एल। तो रो इज प्रोपोर्शनल टू ए अपॉन एल इफ आर इज कांस्टेंट। नेक्स्ट एक फॉर्मूला और आता है इसका जे इक्वल्स टू सिग्मा ई से जो दिया जाता है, सिग्मा इज कंडक्टिविटी एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये सारी चीज़ें आप जानते ही। तो मैं सीधे क्वेश्चन ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपको बोला हुआ है 2 कॉपर वायर ए एंड बी ऑफ लेंथ 1 and 2 respectively have same cross section area A1 is equals to A2. The ratio of resistivity wire A and 2 is, रेशियो ऑफ रेजिस्टिविटी पूछा हुआ है बेटा 1 and 2 का। तो रेशियो क्या लिखते हैं हम, रो का फॉर्मूला क्या आता है बेटा आर ए अपॉन आर ए R1 A1 अपॉन L1 एंड R2 A2 अपॉन L2। दोबारा आप पढ़ें, कॉपर वायर 1 and 2 हैव सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, द रेशियो ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ A and V। अब ध्यान देने वाली बेटा चीज़ ये है कि इस चीज़ में ना तो आपको रेजिस्टेंस कुछ बोला हुआ है और ना ही आपको रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग कोई आंसर दिए हुए हैं। जो आंसर है वो आपके न्यूमेरिकल डिजिट में वैल्यू आ रही है। इसका मतलब आपको कहीं बोला हुआ भी नहीं है और ऑप्शन में भी नहीं है, इसका मतलब वो सेम ही रहे होंगे। तो हम इन दोनों को इक्वल ही मान लेते हैं। तो अब इसका फॉर्मूला क्या आ गया A1 अपॉन L1 इंटू L2 अपॉन A2। अच्छा, क्रॉस सेक्शन एरिया आपको सेम गिवन है L2 अपॉन L1 एंड लेंथ क्या दी हुई है 1 and 2 रिस्पेक्टिवली, 2 पहले की 1 दूसरे की। तो रो ए अपॉन
रो बी आपका क्या आ गया 2/1, यानी जो रेशियो आ गया वो 2:1 का आपका रेशियो आ गया। तो आप ऑप्शन बी करेक्ट कर देंगे। फिर वही चीज़ जो आपका रेजिस्टेंस है, इसमें ना ही गिवन है और ना ही ऑप्शंस में पूछा गया है, तो हम इसे इक्वल मानकर कैंसिल आउट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। नाउ नेक्स्ट है बेटा, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स अपॉन। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस चीज़ पर डिपेंड्स करता है? बहुत ही स्मार्ट सा क्वेश्चन है। आपको जनरल दिया, आपको लगता है कि रो का जो फॉर्मूला है वो RL/A होता है, तो उसमें पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, एंड मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो आप झट से ये वाला क्वेश्चन टिक कर दो। बल्कि हमने जब रिवीजन वाला डिस्कस किया था तो हमने बताया था रो L/A, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, एंड वेयर रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो जहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो वाली जो चीज़ होती है वो हमेशा मटेरियल पर डिपेंड करती है। लेकिन आप कहेंगे कि सर अगर हम रो को करें तो RA/L होता है, तो यहाँ से तो हम कह ही सकते हैं कि A पर डिपेंड करता है, A/L पर। बेटा A/L पर डिपेंड करता है अगर रेजिस्टेंस आपका दो चीज़ों का रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो वो A/L पर डिपेंड करता है। इसका मतलब जितना आप A बढ़ा दोगे उसी प्रोपोर्शनल में L कम हो जाता है। तो इसीलिए एक मटेरियल के लिए वो कांस्टेंट रहता है, A या L पर इंडिविजुअल डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जिस रेशियो में आप लेंथ उसकी बढ़ाओगे तो उस रेशियो में जो उसका एरिया है वो कम हो जाएगा, या आप एरिया बढ़ाओगे या घटाओगे उसी रेशियो में जो L है वो कम हो जाएंगे। तो ये जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो किसी भी मटेरियल के लिए उसकी रेजिस्टिविटी बेटा हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब ये वाले जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, ये प्रैक्टिस के लिए छोड़े हुए हैं, हालांकि इनके सॉल्यूशन भी अवेलेबल हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप पहले वाला क्वेश्चन बताऊँ मैं आपको, डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको दिया हुआ है, ये रेजिस्टिविटी ऑफ कार्बन इज ये, व्हाट इज द रेजिस्टेंस मेजर टू इक्वल सरफेसेस। आपको सिंपल रेजिस्टेंस पूछा हुआ है कि दो इक्वल सरफेसेस के बीच क्या रेजिस्टेंस होगा। बस आपको सिंपल फॉर्मूला लगा देना है, R इक्वल्स टू रो L/A। रो की वैल्यू आपको दी हुई है, रेजिस्टिविटी दिस, एंड L और A आपको थोड़े से सही से लेने की, L और A क्या होगा। अब रेक्टेंगल बॉक्स दिया हुआ है बेटा, अगर मैं रेक्टेंगल बनाऊं तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा, 2, 2 एंड 10। तो इसको देखकर आपको ये 10 लग रहा होगा और ये 2 लग रही होगी, ये वाली भी जो साइड है ये 2 लग रही होगी, ये आपको बोला हुआ है। तो रेजिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन टू इक्वल सरफेसेस, दो इक्वल सरफेसेस के बीच रेजिस्टेंस, ये वाली एक तो है, दूसरी जो सरफेस है ये वाली हुई, इसके रिस्पेक्ट में दूसरी इक्वल सरफेसेस आपकी ये वाली हुई। तो इन दोनों के बीच आपका रेजिस्टेंस पूछा हुआ है। अगर हम इन दोनों के बीच रेजिस्टेंस निकालेंगे तो रो की वैल्यू आपको दी हुई है 10 × 10⁵। लेंथ इन दोनों के बीच बेटा क्या होगी, ये वाली लेंथ होगी आपकी, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहे हैं। 10 आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आप इसे मीटर में कन्वर्ट कर लें, ये आपकी L हो गई। एरिया बेटा क्या होगा, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है 2 × 10⁻⁻2 एंड 2 × 10⁻⁻2। इसे आप सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे हमने वहाँ भी डिस्कस किया था कि लेंथ हम किस तरह से मेजर करते हैं। अगर सपोज दैट हमने इसके बीच हमने निकाला होता तो हम कैसे करते, रो तो आपका ऐसे ही जाएगा, लेंथ इसके बीच क्या आती 2 सेंटीमीटर, और एरिया आपका इसके बीच क्या होता 10 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते थे, वो भी आपका आंसर राइट होता। तो इस वाला आंसर फिलहाल ऑप्शन में नहीं दिया। ऑप्शन में हमारा जब ये वाला हम लेंगे तो ही ऑप्शन आपका मैच करेगा, तो वो 5 × 10⁻³ ये आपका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है जो, वो आप खुद ट्राई करें, सिंपल क्वेश्चन है, आप उसे कर लेंगे। नेक्स्ट आपका आता है बेटा ट्रिक मेथड ऑफ फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
तो आपको पता ही है रेजिस्टेंस को सिंपल या तो सीरीज में होंगे रेजिस्टेंस या पैरेलल में होंगे। तो सीरीज में हम डायरेक्ट उसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए डायरेक्ट ऐड कर देते हैं R1 प्लस R2, और पैरेलल में निकालने के लिए 1/R करके 1/R1 प्लस 1/R2 करके इस तरह से ऐड करते हैं। तो ये तो रही वो वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बेटा डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें आपकी उसकी एप्लीकेशन आएगी। व्हाट शुड बी द रीडिंग ऑफ वोल्टेज दिस वोल्टमीटर इन सर्किट गिवन अबव, ऑल द रेजिस्टेंस आर 1 ओम एंड बैटरी इज 1.5 वोल्ट। ये जो बैटरी है वो 1.5 वोल्ट और सारे रेजिस्टेंस 1 ओम के लिए हुए हैं। तो पहले तो जो मैंने मेथड यहाँ पर हमने नोट्स में यूज़ किया वो मैं बताता हूँ। हम क्या करें कि पूरा इसमें फ्लो होने वाला करंट निकाल लें। तो जब हम करंट निकाल लेंगे इससे फ्लो होने वाला, तो जो भी वोल्टेज ड्रॉप इस 1 ओम पर होगा, ये जो वोल्ट मीटर है ये इसके पैरेलल है, तो ये जहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप जो 1 ओम के अक्रॉस होगा तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो जो भी इस 1 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वही ये वोल्ट मीटर मेजर करेगा। तो हम क्या करते हैं, करंट निकाल लेते हैं। करंट निकालने के लिए हमें V/R की जरूरत पड़ेगी। V हमारे पास है, R इक्विवेलेंट हम फाइंड कर लेते हैं। R इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे बेटा, ये वाले दोनों पैरेलल में 1 और 1, तो क्या हो जाएगा आपका 1 + 1 1 + 1 और 1 2 आ गया। ये 1/R, ये मतलब 1/2। तो जब भी आप याद रखें, जब भी इक्वल हों और आपको पैरेलल में दिए गए हों तो उन दोनों रेजिस्टेंस का हाफ हो जाता है उनका इक्विवेलेंट। तो इसका इक्विवेलेंट क्या आ गया 1/2। अब हम इसका ड्रॉ कर लेते हैं। ये 1 ओम आ गया, ये 1/2 आ गया, और ये आपको बैटरी आ गई, और ये आपका वोल्टेज आ गया। तो बस 1/2 और +1 हम फाइनल इक्विवेलेंट निकाल लें। 1/2 + 1 ये सीरीज में आएंगे, ये 3/2। अब ये आपका फाइनल R आ चुका है। I इसमें बेटा कैसे निकालें, B/R। B आपका 1.5 × 1.5 मतलब I आपकी आ गई 1 एम्पियर। तो I 1 एम्पियर, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, V = इसके लिए लगा रहे हैं हम, इसमें करंट है 1 एम्पियर, इसका रेजिस्टेंस 1, तो V = आपका आ गया 1 वोल्ट। मतलब जो ये वाला वोल्ट मीटर है वो 1 वोल्ट ही आपका मेज़र करेगा। तो ये वाला तो मेथड हुआ बेटा कि हम पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन करें। इसका एक शॉर्ट तरीका भी होता है कि मैं डायरेक्ट ही यहाँ से निकाल लेता। जैसे ये 1 ओम है और ये मेरी बैटरी, और इसे मैं लिख लूँगा 1.5 लिख लें या 1/2 लिख लें। तो 1/2 और ये मेरा वोल्ट मीटर और ये मेरी रही बैटरी। तो 1.5 को वोल्टेज में करना है। और सीरीज में अगर मैं लिख लूँ V = IR, तो आपका सीरीज में जो होगा वो करंट कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब जो वोल्टेज होगा वो आपके प्रोपोर्शनल होगा रेशियो के। मतलब मैं इसका और इसका वोल्टेज लिख लूँ। अगर मैं 1 ओम का वोल्टेज लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा, B for 1 ओम, दिस 1 ओम = रेजिस्टेंस, ये प्रोपोर्शनल होगा तो इसका वाला रेजिस्टेंस 1 ओम प्लस टोटल रेजिस्टेंस 1 + 1/2 और इनटू टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज आपका है 1.5। तो अगर मैं इसे लिखूँ 1.32 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। तो ये टेक्निक कैसे मैंने करी, B = IR मैंने देख लिया कि सीरीज में है तो इसीलिए मैंने 1 लिया। अगर ये पैरेलल में होते तो मैं दूसरा वाला लेता, प्रोपोर्शनल एंटी प्रोपोर्शनल होता तो 1/2 लेता यहाँ पर, और प्लस टोटल रेजिस्टेंस इसका और इनटू इसका वोल्टेज। ये मैंने वोल्टेज का डिवाइड किया ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, जैसे हम डिवीजन करते हैं। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप पूरा लेंथी कैलकुलेशन ना करने चाहें तो सिर्फ इसी से कैलकुलेशन करके आपके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा एक और लेते हैं 2007 का क्वेश्चन। इसमें आपको पूछा हुआ है इफ़ इनपुट ऑफ द करंट इज़ 3 एम्पियर। अगर 3 एम्पियर करंट इनपुट हो रहा है तो उसने बोला नहीं हुआ है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि 3 एम्पियर ही आउट हो रहा होगा। सर्किट शोन लो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रजिस्टर। इस 4 ओम के थ्रू कितना रेजिस्टेंस होगा, करंट थ्रू द 4 ओम इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, मैं 4 ओम पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है वो कैलकुलेट कर लूँगा, और
जो आपका रेजिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है। तो वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट बेटा कैसे करेंगे, ये वाले जो सारे हैं ये आप देखिए पैरेलल हैं, तो सारों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा, या मैं कहूँ कि किसी एक के अक्रॉस निकाल लूँ, तो इनका अगर मैं इक्विवेलेंट बेटा निकालूँ तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, ये सारे पैरेलल में, तो 1/r इक्यू 1 + 2 1 + 8 1/4 + 1, और आर इक्विवेलेंट की इस तरह से कैलकुलेशन करने पे आएगा मेरा आर इक्विवेलेंट आएगा 8/15। अब मैं वोल्टेज इसके बीच को, इन सारे को मैं एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ 8/15 का, और इस 8/15 पे अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप निकालूँ तो B = 8/15 इंटू करंट कितना हो रहा है पास आपका 3, मतलब 8/5। इसका मतलब ये हो गया कि इस पे जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा इस वाले रेजिस्टेंस पे वो 8/5 आएगा। अब ये सारे पैरेलल हैं, तो जो इस पे वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो ही 4 ओम पर आएगा। तो कुछ नहीं, ये वाला जो 8/5 है इसे मैं यहाँ रख देता हूँ, 8/5 इंटू 4 यानी 2/5 मेरा आंसर आ गया। 2/5 मैंने सॉल्व कर लिया 0.44 एम्पियर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस कुछ भी नहीं करना था, आपको वोल्टेज निकाल के 4 ओम को डिवाइड कर देना था, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्योंकि वोल्टेज सेम होगा तो जो इसके इक्विवेलेंट पे होगा वो ही 4 ओम पर होगा। तो ये एक इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला हुआ है, कंसीडर द सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड अबव द सर्किट। ईच रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो होगा वो आपको पूछा हुआ है। अब दोनों जो रेजिस्टेंस हैं वो बराबर हैं और दोनों पैरेलल में हैं। अगर दोनों रेजिस्टेंस बेटा, इसे मैं इस तरह से बना सकता हूँ, अगर मैंने बनाया ये 3 ओम, ये 3 ओम, सर्किट वही है, बस आपको थोड़ा सा देखने का वो हो जाएगा। तो 6 वोल्ट है बेटा। अब इस पर भी मेरे 6 वोल्ट होता हो क्योंकि ये पैरेलल है, तो पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप सेम रहता होगा। तो अगर मैं इसको आप ध्यान से देखें इतने सर्किट को, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है 6 वोल्ट, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है 6 वोल्ट। तो वोल्टेज ड्रॉप पता है मुझे, रेजिस्टेंस पता है, करंट मेरा कितना हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप अपॉन रेजिस्टेंस 2 एम्पियर, और इसमें करंट मेरा क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 6 अपॉन करंट 3 एम्पियर, तो मेरा जो करंट आ जाएगा वो 2 एम्पियर आ जाएगा। ये भी एक तरीका है, या आप इसका इक्विवेलेंट फाइंड कर लें। इक्विवेलेंट जो आएगा आपका आएगा 3/2 आएगा, फिर हम उसमें से करंट फाइंड कर लें, करंट आपकी जो फाइंड लिया जाएगी वो 4 आ जाएगी, और हम बोल देंगे कि V = IR से आपका वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। तो अब क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों इक्वल हैं तो करंट आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, मतलब 4 एम्पियर यहाँ चलेगा तो 2 इसमें जाएगा, 2 इसमें जाएगा। ये ऐसे भी कर सकते हैं, या हम डायरेक्टली ही इनके अक्रॉस वोल्टेज देख लें, 6 वोल्ट आएगा, और आपको रेजिस्टेंस पता ही है तो उससे भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बेटा एक और क्वेश्चन लेते हैं, एंड ये 2010 का। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 3 इक्वल रेजिस्टेंस, ईच ऑफ रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड पैरेलल इज। आपको सिंपल क्या बोला हुआ है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस इसने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए और पूछा है कि इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर ये भी आर है, स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है। अब जैसे आप जानते हो कि जब भी हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, अगर मैं 2 पैरेलल में कर दूं तो R/2, 3 पैरेलल में कर दूं R/3, और 4 पैरेलल में कर दूं तो R/4। अब इसे निकालते कैसे हैं, वही 1/R इफेक्टिव में निकालूंगा, 1/R + 1/R + 1/R, ये हो जाएगा आपका 3/R। तो ये आपका आ जाएगा 1/R इफेक्टिव, और R इफेक्टिव आपका आ जाएगा R/3। या सिंपल आप कह सकते हैं जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं अगर वो पैरेलल में किए जाएं तो उतने से ही आपका डिवाइड होता है। 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में इक्वल हो R/2, 3 हो R/3, और n हो R/n। तो ये आपने सेल में भी पढ़ा होगा, ये एक बहुत इजी क्वेश्चन था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद ही उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है किरचॉफ लॉ।
किरचॉफ लॉ कुछ नहीं होता, जैसे आपने हम पढ़ा हुआ भी है कि किसी भी जंक्शन पे इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट इक्वल होती हैं। जैसे I1 प्लस I2 में लूँ तो ये वाले जो करंट होगी I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3, क्योंकि I1 और I2 इस जंक्शन पर आ रही हैं और I3 से आउटवर्ड है। और किसी भी लूप में जो होता है वो वोल्टेज आपका चेंज इन वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, तो दूसरा वाला जो लॉ है वो इसके अकॉर्डिंग हम लगा देंगे। नेक्स्ट आपका है व्हीटस्टोन ब्रिज। फिलहाल व्हीटस्टोन ब्रिज को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज पर आपके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते। बस आप यही ध्यान रखिए कि अगर ऐसे कुछ रेजिस्टेंस हो P/Q और R/R का रेशियो अगर आपका सेम आ जाए तो इस वाली बीच वाली ब्रांच में आपकी जो है वो I 0 हो जाता है, और ये वाली ब्रांच अगर करंट आपका 0 होगा तो यहाँ से हम हटा सकते हैं। मतलब आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो P ऐसे आ जाएगा, और फिर ये वाला पॉइंट V, और फिर Q, और फिर R, और फिर S। मतलब अगर आपको कभी भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा जाए तो P प्लस Q हम डायरेक्ट कर देंगे, ये सीरीज में जाएंगे, R/S सीरीज में जाएंगे, और ये दोनों आपस में पैरेलल में आ जाएंगे। तो बस व्हीटस्टोन ब्रिज का इतना ही यूज़ है, और हार्डली ही क्वेश्चन पूछे गए। क्यों? क्योंकि जो सिलेबस है एनडीए का वो 9th-10th का ही मेन सिलेबस है, 11th-12th का ज़्यादा फिजिक्स नहीं पूछते हैं। तो एक किरचॉफ लॉ पे सिंपल सा 2008 में क्वेश्चन आ गया था, आपको पूछी थी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ I। कोई भी बच्चा यहाँ से कर सकता है क्वेश्चन को देखकर, कुछ भी नहीं है, बस 3 यहाँ आई और 1 यहाँ आई तो यहाँ से 4 हो जाएगी। अब 4 यहाँ से आई, 2 यहाँ चली गई, तो इसका मतलब 2 यहाँ आई हुई। अब 2 यहाँ आई, 1.5 इधर चली गई, इसका मतलब 0.5 इधर गई होगी। बस सिंपल KCL आपको लगाना है, इनकमिंग और आउटगोइंग करंट को इक्वल कर देना है, सिंपल आप उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये वाली जो लंबी चौड़ी सी कैलकुलेशन करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप ओरली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस कॉन्सेप्ट को वेरियस अलग अलग जगह यूज़ होता है, ये KVL KCL और व्हीटस्टोन ब्रिज, इसके एप्लीकेशन कई बार आते हैं, लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन इस पर नहीं आते हैं। नेक्स्ट आपका कुछ छोटा सा एक टॉपिक लेते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जैसे हमने पढ़ा था, हीटिंग क्या दी जाती है, जो आपकी हीट होती है वो वर्क डन अपॉन 4.2। वर्क डन को हम लिख सकते हैं VIT, या B को फिर हम IR लिख दें तो I² RT, या I को हम B/R लिख दें तो V² T/R 4.2। और इलेक्ट्रिक पावर जो क्या दी जाती है, P = VI, इसे V²/R, V को अगर हम I को अगर हम V/R लिख दें या B को IR लिख दें, तो ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक एनर्जी डेफिनेशन में आज जाने की जरूरत नहीं है। किलो वाट पर आवर की जो यूनिट होती है, किलो वाट पर आवर को अगर हम चेंज करें, ये आप ध्यान रखें, 3.6 × 10⁻⁶ जूल में आपका आता है। कैसे आता है अगर कभी आपको ध्यान नहीं रहे तो पूरे किलो को लिख लें, वाट आपका ऐसे ही रहेगा, और आवर्स को आप सेकेंड में चेंज कर लें, सेकेंड ये 60 मिनट 60 सेकेंड, और इसका आप ऐसे ही रहेंगे तो ये वाली जो यूनिट आ गई वो आपकी जूल में आ जाएगी। तो ये तो मेथड था इसको फाइंड करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। पहला क्वेश्चन बेटा बोला हुआ है इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम। एक इलेक्ट्रिक लैंप है बेटा 100 वाट की, यूज 10 आवर्स पर डे यूज हो रही है। द यूनिट ऑफ एनर्जी कंजर्व इन 1 डे। तो एनर्जी हम यूनिट किस में कैलकुलेट करते हैं, किलोवाट पर आवर्स में। तो बस किलोवाट पर आवर्स, इसका मतलब मुझे कितने वाट की वो लैंप है, 100 वाट की, पर आवर्स आपकी जो है वो 10 आवर्स यूज हो रही है। इसका मतलब मैं 10 आवर्स में रख दूंगा, और जो हम यूनिट कैलकुलेट करते हैं वो बेटा किलोवाट पर आवर्स में होती है। तो वाट और आवर्स तो बन गए, तो 1000 और वाट एंड आवर्स। अब 1000 को मैं 1 किलो भी लिख सकता हूँ, तो 1 किलोवाट पर आवर यानी 1 यूनिट। तो इसका आंसर क्या आपका आ गया, 1 यूनिट। बस इसमें यूनिट का फेरबदल ही है, आपको कुछ भी ऐसा नहीं किया जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन किए जाते हैं, क्योंकि मिलिट्री में आपको ज़्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। बस आप कितना खर्चा हुआ बॉर्डर पे वो ही आपको कैलकुलेट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है कि
एक बल्ब है उसका जो हीटर रेटेड किया जाता है वो 150 वाट से है। फिर जो कॉस्ट एक यूनिट की दी गई है वो RS2 पर किलोवाट आवर्स में दी गई है। तो कॉस्ट ऑफ पावर 10 मतलब 1500 वाट के एक बल्ब को 10 घंटे हम जला रहे हैं और 2 किलोवाट पर आवर्स कॉस्ट आ रही, तो आपको 10 घंटे जलाने पर किसकी कितनी कॉस्ट आएगी। तो सेम है 1500 किलोवाट का है, वाट रख दिया मैंने, 10 आवर्स रख दिए, तो मतलब 15 ये 3 किलोवाट रख दूंगा, किलोवाट पर आवर मतलब 15 किलोवाट पर आवर मतलब 15 यूनिट मेरी बिजली खर्च हो गई। अब एक यूनिट का ले रहा है वो 2 रुपया, तो 15 का बेटा क्या होगा 15 × 2 मतलब आपकी जो कॉस्ट आ जाएगी वो 30 RS। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको 30 RS आपका आंसर आ गया। तो इसी तरह से बेटा सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ भी आपको ज़्यादा घुमाया फिराया नहीं जाता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन बोला हुआ है, एक करंट I फ्लो थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस B एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट कंटेनिंग R, द प्रोडक्ट B एंड I में अंडरस्टूड एज। अब बेटा प्रोडक्ट ऑफ B एंड I में अंडरस्टूड एज बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो हो नहीं सकता। दूसरा हीट जनरेटेड बाय द सर्किट, थर्मल पावर रेडिएटेड बाय सर्किट, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस पहला, और तीसरा लास्ट आप समझ गए होंगे कि गलत है। अच्छा B और C में से बेटा है हीट जनरेटेड बाय सर्किट, B और I क्या सारी की सारी ही हीट में कन्वर्ट हो जाती है अगर किसी कंडक्टर में जाती है, तो बेटा या हम कहें कि पूरी पावर उसमें रेडिएट होती है। तो पावर को कहना, पावर वाला वर्ड ज़्यादा सटीक है हीट से, मतलब होती तो हीट भी उसमें जनरेट होती है, लेकिन हीट इज़ पार्ट। जैसे अगर हम किसी बल्ब को जलाएं तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, प्लस लाइट प्रोड्यूस होगी, और प्लस उसके जो भी रेजिस्टेंस की वायर में जो ड्रॉप होगा एनर्जी का वो होगा। तो हम मोटे मोटे अगर हम माने तो हीट और लाइट दो चीज़ ड्रॉप होती हैं, लेकिन हम इस दोनों को कंबाइन करके इसको पावर बोल सकते हैं कि जो भी पावर थर्मल में रेडिएटेड होगी वो आपकी P दी जाएगी B × I, तो ना कि केवल हीट। तो हीट तो होती ही होती है, लेकिन थर्मल पावर इज मोर एक्यूरेट वर्ड रेटेड फॉर द सर्किट फॉर द पावर, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अब बेटा इतने इजी क्वेश्चन है कि आप खुद ही इन सारे क्वेश्चनों को कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज 110 वोल्ट पे चलती है, लैम्प इज 110 वोल्ट, टू यूज 220 वोल्ट वन विल हैव टू स्विच वन ऑफ द फॉलोइंग। 110 वोल्ट की चीज़ को 120 वोल्ट पे अगर आपको चलाना है तो आपको क्या लेना होगा, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर। जनरेटर बिल्कुल गलत है, हमें कोई हीट या कुछ भी ज़रूरत नहीं है प्रोड्यूस करने की। ट्रांजिस्टर से ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन ये यहाँ पर ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि NDA के जो सिलेबस में और 11th-12th से जो सिलेबस लिया गया है या 9th-10th से जो सिलेबस लिया गया है, वहाँ पर ट्रांजिस्टर से कैसे वोल्टेज कंट्रोल करते हैं वो सारी चीज़ें नहीं बताते हैं। तो फिलहाल मैं बता रहा हूँ आपको, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल है कि हम ट्रांजिस्टर से वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपके 9th-10th के हिसाब से और 11th के हिसाब से आता है सिलेबस, तो इन क्लासेस में आपको ट्रांजिस्टर से वोल्टेज कंट्रोल करना नहीं बताया जाता है, तो ये चीज़ भी गलत हो गई। ट्रांसफॉर्मर का यूज़ हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो ऑलरेडी वोल्टेज 110 वोल्ट दिया ही हुआ है। अब इसमें ट्रांसफॉर्मर आप क्या यूज़ करेंगे, 220 वोल्टेज। पहले तो जो करंट दिए हुए हैं वो आपको DC करंट दिए हुए हैं, तो ट्रांसफॉर्मर वैसे ही यूज़ नहीं होगा। दूसरा, आपको वोल्टेज ऑलरेडी दिए हुए हैं, आपको वोल्टेज घटाना या बढ़ाना नहीं है, आपको फिक्स वोल्टेज दिया हुआ है, तो DC वोल्टेज के कारण ट्रांजिस्टर ही यूज़ नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मर और रजिस्टर ही आंसर हो गया। या आप वैसे भी समझ सकते हैं कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक लैंप है वो 110 वोल्ट है, सपोज दैट R उसका रेजिस्टेंस है एक इलेक्ट्रिक लैंप का, और 110 वोल्ट पर काम करती है, और अब मुझे इसको काम कराना है 220 वोल्टेज। तो बेटा थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगा लें तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा कि इसके इक्वल ही रेजिस्टेंस
इसके सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा। आर अगर इसका रेजिस्टेंस है तो आर इस पर कनेक्ट कर दूंगा। तो अब इन दोनों पे वोल्टेज ड्रॉप, इस पे इसका करंट रेजिस्टेंस भी आर है, इसका भी आर है, तो वोल्टेज ड्रॉप इस पर आधा आधा होगा। मतलब 220 का 110 इस पर होगा, 110 इस पर होगा। तो अगर मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूं रेजिस्टेंस तो ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मतलब हम इसे रजिस्टर से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वाला आपका रजिस्टर आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि सिंपल सी क्वेश्चन है, सिंपल सी प्रॉब्लम है। जैसे ये वाली प्रॉब्लम है, इफ ए हीटर कॉइल इज कट इनटू द इक्वल पार्ट, ओनली वन पार्ट इज यूज, द हीटर विल जनरेटेड हीट। अब बेटा आपको बोला हुआ है कि इक्वल पार्ट में काट दिया गया और फिर उसको यूज किया गया, तो अब जो हीट होगी वो किस तरह से आपको होगी। तो आपको बोला हुआ कि डबल हो जाएगी या 4 टाइम्स हो जाएगी या 5 टाइम हो जाएगी। तो मैं यहीं से दिखा रहा हूँ बेटा, जैसे हमने पावर का फॉर्मूला लिखा V²/R। अब ये वाली जो चीज़ होती है वो लेंथ पर डिपेंड कर रही है। अगर जो वोल्टेज है बेटा वो तो मैं हमेशा ही कांस्टेंट ही दे रहा हूँ, 1 वोल्टेज ही दे रहा हूँ। तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, इसे इस तरह से प्रोपोर्शनलिटी में लिख सकता हूँ। मतलब जो मेरी हीट है वो 1/R के प्रोपोर्शनल है। और 1/R, R को मैं फॉर्मूला लिख दूंगा। R का जो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, R = ρL/A। तो क्योंकि मैं लेंथ में काट रहा हूँ तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम हो गया और रो सेम मटेरियल का है ही, तो R कहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, L के। तो डायरेक्टली L प्रोपोर्शनल हो गया, तो P इज प्रोपोर्शनल 1/L। और आपको क्या बोला हुआ है, कट इनटू इक्वल पार्ट। अगर इक्वल पार्ट में मैंने काट दिया, 2 इक्वल पार्ट में काट दिया, मतलब लेंथ मैंने हाफ कर दी, इसका मतलब जो मेरी पावर हो जाएगी वो दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था। बस सिंपल आपको R = ρ/A और पावर का फॉर्मूला ध्यान रखना था और आपका आंसर इजीली आ जाता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 60 वाट्स बल्ब मे बी सेफ यूज्ड एट 20 वोल्ट सप्लाई विद 4 एम्पियर फ्यूज। आपको बोला हुआ है कि कितने 60 वाट के बल्ब में 220 मैं बल्ब बनाता हूँ बेटा। अब मेरी स्केचिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है। आपको बोला हुआ है कितने 60 वाट के बल्ब 220, अगर मैं बैटरी बनाऊं 240 वोल्टेज की, और ये मैं कोई फ्यूज बनाता हूं F4 एम्पियर के फ्यूज पर यूज़ किए जा सकते हैं। मतलब अगर इसमें करंट, फ्यूज का क्या मतलब है, अगर इसमें करंट 4 एम्पियर से ज़्यादा हुआ तो ये फ्यूज खराब हो जाएगा, या जिसे देसी भाषा में बोलते हैं कि उड़ जाएगा। तो वो उड़ता कहीं नहीं है, फिलहाल ख़राब हो जाता है। तो इस कहने का मतलब ये है कि इस सर्किट में आपका जो करंट है वो 4 एम्पियर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो सिंपल है बेटा, जो अब मेरा सोर्स बेटा क्या पावर देगा, 4 एम्पियर, ये इसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 240 वोल्ट मैंने फिक्स कर दिया। तो अगर मैं इसमें टोटल पावर निकालूँ अपनी, तो क्या पावर आएगी मेरी, 4 × 240 यानी 960 वॉट। मतलब 960 वॉट तक मैं टोटल यूज़ कर सकता हूँ अपने बल्ब। तो जब तक 960 वॉट यूज़ ना हो जाए मैं उतने बल्ब कनेक्ट कर सकता हूँ। तो एक बल्ब मेरा है 60 वॉट का, तो 960 वॉट बल्ब के लिए मैं कितने बल्ब लगा सकता हूँ, तो आपके ये डिवाइड कर लूँगा, और 6 का 6 और 6 × 36, तो 60 बल्ब्स आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत एक इजी क्वेश्चन था, एनर्जी कंजर्वेशन पे क्वेश्चन था, सिंपल। आपको एम्पियर, क्योंकि फ्यूज़ है बेटा, तो वो फ्यूज़ जब तक भी उसकी मैक्सिमम होगी तभी तक वो काम करेगा। मतलब ये जो मैक्सिमम पावर कितनी से अप्लाई कर सकता है, 960 वॉट, और 960 वॉट मैक्सिमम पावर सप्लाई कर सकता है, तो उसके लिए मैं 960 वॉट तक बल्ब कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये तो बेटा रहे सारे एनडीए क्वेश्चन। बाकी आपको बीसीईसी और 1-2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं kWh के, वो आप खुद करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट बेटा है इलेक्ट्रिक सेल। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, कुछ टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिक सेल्स पे डायरेक्ट एनडीए में क्वेश्चन नहीं आए हैं।
तो जैसे हमने रिवीजन वाले में डिस्कस भी किया हुआ है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। फिलहाल हम क्योंकि क्वेश्चन नहीं आए तो इस चीज़ को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये आ सकता है कि हम क्यों डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो बेटा हम यहाँ पर केवल एनडी के लिए सिलेक्टेड और कंसाइज चीज़ें ही डिस्कस कर रहे हैं। फालतू आप अभी बोर्ड में नहीं है या 12th में नहीं है तो वो सारी चीज़ें पढ़ने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है। फिलहाल अगर आप पढ़ना चाहें तो नॉलेज के लिए यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सेम गैल्वेनोमीटर के साथ, तो गैल्वेनोमीटर के साथ भी बेटा यही खेल है। हमने गैल्वेनोमीटर और एमीटर और वोल्टमीटर सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें आपकी रिवीजन वाले लेक्चर में डिस्कस की हुई हैं। आप रिवीजन वाला लेक्चर देख लें, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो क्योंकि इस टॉपिक पर क्वेश्चन नहीं आया प्रीवियस ईयर में, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आया, तो हम इस टॉपिक को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हालांकि आप नॉलेज के लिए हमने ये पार्ट ट्रिक वाले लेक्चर में भी कवर किया हुआ है कि कभी क्वेश्चन आ जाए। बाकी आप इसकी डिटेल्ड नॉलेज इन दोनों टॉपिक को आपको रिवीजन वाले लेक्चर में मिल जाएगी। तो गाइस, ये थी इतनी प्रॉब्लम हमारे एनडीए के प्रीवियस ईयर में करंट इलेक्ट्रिसिटी पर आई हुई। आपने देखा कि किस तरह से चुटकियों में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बशर्ते आपके थोड़े से ही फंडे मजबूत हों और क्लियर हों। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर आप छोड़े ना, पढ़ें। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इतनी हल्की हल्की प्रॉब्लम आती है कि आप वो प्रॉब्लम जर्नली और ओरली ही कर दोगे, वो हमारी गारंटी है। अगर आप जैसे जैसे हम जिस वे में पढ़ने को कह रहे हैं उस वे में अगर आप पढ़ते रहेंगे। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।